आजकल एक्नेस बहुत बड़ा इशू है। सबसे ज़्यादा टीनेजर्स में ना, WHO बताता है कि लगभग 80% वर्ल्ड वाइड टीनेजर्स एक्ने से मतलब प्रताड़ित है। लेकिन अब बता रहे हैं कि एडल्ट्स में भी 30-40 की एज में भी बहुत ज़्यादा एक्नेस रिपीट होने लगे हैं। तो ये एक्नेस एक तो होते क्यों है, प्लस इनको कम कैसे किया जा सकता है, इनके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्या आइसोट्रेटिनोइन का कोई बहुत बड़ा इफेक्ट होता है इसमें? अच्छा, अभी स्टेप वाइज चलते हैं। अभी तो सीधे एक्ने, पहली बात तो एक्ने देखा जाए क्या होता है। एक्ने होता क्या है साइंटिफिकली? एक्ने इज अ पॉलीमॉर्फिक डिजीज। तो एक्ने क्यों बनता है? आपकी जो ऑयल की ग्लैंड्स हैं वो लगातार ऑयल सिक्रीट करती हैं, सीबम जिसको बोलते हैं, सीबेशियस ग्लैंड्स, ऑयल की ग्लैंड्स। तो उसमें मेजर प्रॉब्लम 3 होती है। एक कि भाई सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लगातार ऑयल निकल रहा है, तो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सीबम। दूसरा, ऊपर से जो उसकी नली है, सेबेशियस डक्ट या जिनको हम पोर्स बोलते हैं, उनके थ्रू उसको बाहर निकल जाना चाहिए। अगर उसमें ब्लॉकेज आ जाती है तो फिर ऊपर से ब्लॉक कर दिया, नीचे से सीबम निकले जा रहा है, ठीक है। तो एक तरह से ग्लैंड्स फिल होती चली जाती हैं, ओवरफिल होती जाती हैं। और तीसरा, अगर उसके आसपास बैक्टीरिया है, उस ग्लैंड में बैक्टीरिया है, पी एक्ने या क्यूटी बैक्टीरिया एक्ने बोलते हैं, वो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया है, तो उस जो सीबम है उसको डिकम्पोज करके उस कुछ एसिड्स में कन्वर्ट करता है। तो अगर ये होता है बेसिक पैथोजेनेसिस, तो अब इसमें मान लो आपकी ग्लैंड है, लगातार भरती जा रही है और ऊपर से ब्लॉक्ड है, लेकिन कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो उसको बोलते हैं जो कोमेडोन बन गया, या कील बोलते हैं, छोटे, जब आप स्ट्रेच करो स्किन टाइनी डॉट्स जैसे दिखते हैं, वो एक्ने का शुरुआती या प्रिकर्सर लीजन होता है। अच्छा। अब वो बढ़ते बढ़ते अगर वो ग्लैंड फट गई और उसमें आसपास इन्फेक्शन हो गया, तो वो डिफरेंट फॉर्म में, डिपेंडिंग ऑन उसमें इन्फेक्शन कितना और कितनी गहराई पे, छोटा सा लाल दाने की तरह हो सकता है, या पस फिल्ड पस्चूल जिसको बोलते हैं, तो पिंपल उसी को कहते हैं, या नोडुलोसिस्टिक, ये सब पिंपल है। तो एक्ने पिंपल में डिफरेंस क्या है? पिंपल कॉमन भाषा में लैंग्वेज कहा है, जाता है। हाँ कॉमन लैंग्वेज है। उसको आप जिक्स कह दो, एक्ने कह दो, मुहासे कह दो। अच्छा अच्छा। और जो उसका एक्ने इज बेसिकली साइंटिफिक टर्म जिसके अंदर ये सब आते हैं। तो एक्ने वल्गैरिस के अंदर ये कोमेडोन या छोटी कीले भी आती हैं, लाल दाने, पेप्यूल भी आएंगे, पस्चूल पस वाले दाने, या गांठ वाले एक्ने, नोडुलोसिस्टिक एक्ने जिनको बोलते हैं। कई बार डीपर और बड़े कोमेडोन होते हैं, अंदर फट जाते हैं तो बड़ी गांठें बन जाती है, पेनफुल। तो उसके हिसाब से सीवियरिटी होती, ग्रेडिंग ऑफ एक्ने होती, ग्रेड 1 से लेके 4 तक। तो अभी इसमें अब एक्ने अगर आपको करना है तो कैसे हो सकता है? या तो ऑयल का सिक्रीशन बहुत बढ़ जाए, दूसरा ऊपर से ब्लॉकेज बढ़ जाए, तीसरा वहाँ बैक्टीरिया आ जाए। 3 चीज़ें अगर ज़्यादा होंगी तो एक्ने बनने लगेंगे। तो पहला एक्ने का मेजर कॉज जेनेटिक्स, जेनेटिकली किसी की ऑयल की ग्लैंड सुपर एक्टिव है, या उसके माइक्रोबायोम बोलते हैं कि उसके जेनेटिकली ही बैक्टीरिया फेस पे एक्ने कॉज करने वाले ज़्यादा है। इस पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है, एक 1 फैक्टर हो गया। दूसरा, बाहरी फैक्टर जो एक्ने के जो ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाए। तो उसमें आता है आपका हार्मोनल फैक्टर्स, कि हार्मोन्स जो होते हैं जैसे एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, महिलाओं में भी अगर हार्मोनल डिसबैलेंस है, पीसीओडी वगैरह है, तो एंड्रोजन के लेवल थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं तेजी से। सेम जो फैक्टर्स होते हैं वो अधिकतर वो स्किन को केराटिनाइज भी करते हैं, मतलब ऊपर से ब्लॉक करने की भी टेंडेंसी करते हैं। अच्छा। तो नीचे से ग्लैंड्स का सिक्रीशन बढ़ा रहे हैं, ऊपर से ब्लॉकेज केराटिनाइज कर रहे हैं, जिसके कारण एक्ने बनता है। तो बाहरी फैक्टर में हार्मोनल फैक्टर्स हो गए, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि एक्ने एक उम्र के बाद आता है। बेसिकली जब आप प्यूबर्टी के बाद जब हार्मोन्स स्टिमुलेट करते हैं सेबेशियस ग्लैंड, उससे पहले सेबेशियस ग्लैंड एक्टिव नहीं होती, ऑयल नहीं होता, 15 के आसपास 5 साल के बच्चे के स्किन में ऑयल नहीं आता यूजुअली। तो उसके बाद एक्ने बनना शुरू होता है। अभी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले उतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि हमारी डाइट इतनी वेस्टर्न नहीं थी। अब हमारी डाइट बहुत ज़्यादा वेस्टर्न हो गई है। एंड वेस्टर्न डाइट जो होती है, मतलब शुगरी डाइट, हाई कैलोरी डाइट, जंक फूड, ऑयली फूड, या आपका स्पाइसी हो गया, बहुत एक्सेसिव डेयरी कंजम्पशन भी कुछ लोग को बोलते हैं। कि हालांकि इंडियंस, जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें देखा गया इंडियंस को डेयरी से उतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना कैकेशियंस को होता है। बट हाँ, ये सारी चीज़ें फिर ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती हैं। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यंग एज से ही आजकल आप देखोगे कि ओवरवेट बच्चे होना बहुत कॉमन हो गया। डाइट में जंक फूड और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बहुत कॉमन हो गया। अभी उसके अलावा जो कॉमन फैक्टर है, कॉस्मेटिक्स। अब कॉस्मेटिक्स की अगर बहुत लेयरिंग कर रहे हो, फाउंडेशन लगा रहे हो, या बहुत ऑयली कॉस्मेटिक्स है, तो ब्लॉक करती हैं। लड़के तो नहीं लगाते? लड़के भी कुछ लगाते हैं, मतलब एक्ने, मतलब टीनेज में कहाँ इतना ज़्यादा, लाइफस्टाइल भी तो एक इशू हो सकता है ना। वो उस पर मैं आ रहा हूँ। अब जो मैंने फूड बोला वो भी तो लाइफस्टाइल ही है। तो कॉस्मेटिक भी एक चीज़ हो गई। फिर आपका
लाइफस्टाइल होता है, स्ट्रेस जो होते हैं, स्ट्रेस और आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस करते हैं। आप लगातार स्ट्रेस में रहोगे तो आपके जो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेंगे, वो बेसिकली ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेंगे। तो बहुत कॉमन होता है कि एग्जाम के टाइम पे बहुत सारा पिंपल आ गया बच्चों में, तो स्ट्रेस इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। ओके। और इसके बाद आपका डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल ये वे प्रोटीन वगैरह। वे प्रोटीन बेसिकली मिल्क से बनता है, तो वे प्रोटीन इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट फॉर एक्ने। अच्छा, तो ये नेगेटिव है इस बहुत, चीज़ के? हाँ, बहुत लेकिन कॉमनली बच्चों देखेंगे। को, टीनेजर्स को, हाँ मतलब ये इस पॉइंट में ले सकते हैं हम कि 30 से 40 की एज में जो लोगों को हो रहा है, क्योंकि वे प्रोटीन, आइसो वे, इन सब का प्रमोशन बहुत हो रहा है ना, तो लोग यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। पहले कम था, थोड़ा वही तो है, उस एज में भी जा रहा है। बच्चे यूज़ करते नहीं है तो उनका लाइफस्टाइल, उनका स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, आजकल बच्चे भी, बच्चों में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, है। पढ़ाई का Young age प्रेशर में और बहुत diet, सारी चीज़ें। स्ट्रेस, डाइट, लाइफस्टाइल। अर्ली एज में हार्मोनल बदलाव अब हो रहे हैं, तो यंग एज में एक्ने आना, यंग एज में सीवियर एक्ने आना, ये सारी चीज़ें अब ज़्यादा कॉमन हो रही, पहले इतना नहीं था। फिर फीमेल्स में पोस्ट 30 ईयर्स यूजुअली कहते हैं कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ फीमेल कैन डेवलप एक्ने आफ्टर 30 ईयर, यानी कि अच्छा। एडल्ट पैटर्न एक्ने बोलते हैं। हाँ हाँ। एडल्ट पैटर्न एक्ने फीमेल्स में सबसे कॉमनली हार्मोन से होता है। हॉर्मोन्स में यही आपका इरेगुलर साइकिल सबसे कॉमन कॉज होता है पीसीओएस। तो पीसीओएस का भी अगर आप देखोगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी, लो फिजिकल एक्टिविटी, यही चीज़ें उसके भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होती हैं। तो दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। मतलब मुझे अपने माता पिता को थैंक यू बोलना चाहिए कि उनकी जेनेटिक्स की वजह से तो कम से कम एटलीस्ट ये चीज़ ठीक है। बिल्कुल। तो इससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? एज उनके एक्ने है, किसी को अब डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा है सिर्फ एक्ने के लिए, तो ओवर द काउंटर तो देखिए बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, लोगों ने इस्तेमाल करना भी बहुत शुरू कर दिया है। कई सारी क्रीम्स हैं, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो क्लेम करते हैं कि इसको लगाओ ठीक हो जाएगा, और प्लस इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में एटलीस्ट डेटा भी बताता है कि 50% लोग इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि हमें यही चाहिए, हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मतलब ये फॉल्स क्लेम्स हैं या ओवर द काउंटर हम ले सकते हैं जाके कोई ऐसी दवाई? देखिए, ये क्लियर होना चाहिए, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में अंतर समझ में आना चाहिए। ठीक है। ये ना हो कि जो चीज़ प्रिवेंटिव है उसको हम थेरापेटिक समझ रहे हैं। ओके। दोनों में अंतर है ना। जैसे हम जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो हम बीमारी से प्रिवेंट कर रहे हैं। ये नहीं कि अब हम बीमार पड़ गए और फिर हम बैठ के योगा कर रहे हैं कि नहीं हम इसको सही कर लेंगे, सही बात है ना। तो वैसे ही स्किन की डिजीजेस का भी है, एक लेवल तक अगर इक्के दुक्के हो रहे हैं, ऑयली स्किन आपको लग रहा है कभी कभी इस सिचुएशन, मोस्टली ऐसे होता है ना, बंदे को पता चल जाता है अच्छा मैंने ये खा लिया तो मेरे को एक्ने हो गया, इन सिचुएशन में मुझे एक्ने हो गया, माइल्ड एक्ने है, तो फिर वो प्रिवेंटिव मेजर्स करें। प्रिवेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि भाई हाइपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए कि हम दुनिया जहान की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और फिर हम बेसिक जो डाइट है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि भाई हम तो अपना स्किन बड़ा केयर करते हैं बट हम अपनी बॉडी की केयर नहीं करते। तो वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि भाई बेसिक अगर आप केयर करना चाहते हो तो जड़ से शुरू करो, शुरुआत से शुरू करो। तो आपकी डाइट, लाइफस्टाइल, इन चीज़ों में जो भी आप बेस्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली कंपटीशन का ज़माना है, बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में भी होती हैं। अब 8 घंटा पढ़ने के बाद अब 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो या दौड़ भाग लो वर्सेस उस 1 घंटे फिर स्क्रीन में देखने के बजाय। तो थोड़ा सा हमें अपने लिए ध्यान देना होगा इस सेंस में कि जो भी बेसिक्स हैं, डाइट, लाइफस्टाइल, इन सब पे ध्यान दें। उसके बाद फिर प्रिवेंटिव में आता है। तो अब अगर बहुत ऑयली स्किन है तो मान लो फेस वॉशेज में आप एक्ने प्रोन स्किन के लिए जो फेस वॉश बने, फॉर एग्जांपल सैलिसिलिक एसिड बेस, आप यूज़ कर सकते हो। बेंजोल पेरोक्साइड के आजकल वॉशेज भी आने लगे हैं, बेंजोल पेरोक्साइड के सोप एंड वॉशेज, आप वो यूज़ कर सकते हो मेनली फॉर एक्ने प्रोन एज अ प्रिवेंटिव मेथड, या माइल्ड एक्ने है तो आप यूज़ कर सकते हो। लगाने के लिए डिफरेंट टाइप के देखिए क्रीम्स और मेडिसिन होती हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अधिकतर इसमें कई सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो एंटीबायोटिक का ओवर यूज़ भी नुकसानदायक है। जैसे क्लिंडामाइसिन है, आप लगातार लगाए जा रहे हो तो उससे कई बार बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अच्छा। और कई बार आप मतलब अब जैसे एग्जांपल है, लोग क्लिंडामाइसिन की जेल बहुत कॉमन है, लोग सबसे पहले जाते हैं, बहुत सारे ब्रांड है, अगर मैं नाम ले लूँ जो सबसे फेमस ब्रांड है, नहीं रहने दीजिए। नहीं तो मतलब लोग जाते हैं एक्ने के लिए, जेल ले लिया, लगाना शुरू कर दिया। और क्लिंडामाइसिन का क्या काम है? एंटीबैक्टीरियल, तो बैक्टीरियल कॉलोनीज को कम करके मान लो इन्फेक्टेड एक्ने है या इन्फ्लेमेटरी, उसको कम करेगा। बट अब वो जो सीबम सिक्रीशन हो रहा है उसको कैसे प्रिवेंट करना है? जो आपकी पोर्स ब्लॉक होती जा रही है उसको कैसे करना है? तो आइडियली एक्ने का जब ट्रीटमेंट होता है, अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं काम कर रहे हैं तो फिर थेराप्यूटिक्स से चले जाना चाहिए। और आइडियली डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि स्कारिंग जो हो जाती है, एक्ने एज सच तो लोग पुराने लोग क्या बोलते थे कि भाई जवानी में या यंग एज में आते हैं, एक एज के बाद खत्म हो जाएंगे, गर्म हो रहा है तो उन मतलब जो भी है, बट थिंग इज
कि उस जमाने में लोगों को चेहरे के अपीयरेंस से उतना फर्क नहीं पड़ता था जितना आज फर्क पड़ता है। सोशल मीडिया का जमाना है, सबको अपनी फोटो पोस्ट करनी है, बिल्कुल। तो अपीयरेंस अब ज़्यादा मैटर करती है। तो अब एक्ने अगर हो के और खूब सारा स्कार छोड़ जाएगा तो हो सकता है ज़िंदगी भर कोई परेशान रहे। तो बेहतर होगा अगर स्कारिंग होने लगी है और आपके प्रिवेंटिव मेजर्स से आपका एक्ने नहीं सही हो रहा है तो बेहतर होगा डॉक्टर के पास ले लीजिए। अब आपने बोला आइसोट्रेटिनोइन के बारे में। आइसोट्रेटिनोइन इज वन ऑफ द FDA अप्रूव्ड मेडिकेशन फॉर एक्ने, जो कि सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने में यूज़ की जाती है। मोस्टली प्रिस्क्रिप्शनल है, डॉक्टर ही देता है। इंडिया में तो खैर कोई रूल्स फॉलो होते ही नहीं है, तो इंडिया में लोग खरीद लेते हैं कुछ भी, बट ये प्रिस्क्रिप्शनल मेडिसिन होती है। US वगैरह में रिस्ट्रिक्टेड डिलीवरी होती है इसकी। अच्छा, मतलब आई प्लेज प्रोग्राम है, उसके थ्रू आपको रजिस्टर करना होगा, एक लिमिटेड स्टॉक आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी जाए और आइसोट्रेटिनोइन खरीद के खाना शुरू कर दे, नहीं हो सकता है। इंडिया में तो आप भी क्या कुछ भी खरीद ले रहे हो, तो आइडियली इसको डॉक्टर के अंडर ही लेना चाहिए। वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है। कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे डेडली साइड इफेक्ट आइसोट्रेटिनोइन का होता है कि वो कोई प्रेगनेंसी में अगर उसको लेता है तो बच्चे को नुकसान होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। ऑलमोस्ट 80% चांसेस हैं कि टेराटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं उसको। तो इसलिए वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरे अलग अदर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बहुत वो नहीं, मैं डराऊंगा नहीं क्योंकि मैं खुद आइसोट्रेटिनोइन बहुत यूज़ करता हूँ। नहीं, बट इसका कॉम्बिनेशन में होगा ना फिर कुछ आप प्रिस्क्राइब करते हो? नहीं, हम प्रिस्क्राइब करते हैं, ऑब्वियसली देख के करते हैं, टेस्ट करा के करते हैं, समझा के करते हैं। क्या इसका कोई ब्लड LFT वगैरह आइडियली करा लेना चाहिए बेसलाइन। देखिए आइसोट्रेटिनोइन जो दवाई होती है उसका एक पर्टिकुलर डोज होता है। कहते हैं कि बॉडी वेट के हिसाब से शरीर में जब एक डोज जाती है तो वो लॉन्ग टर्म एक्ने को सप्रेस कर देती है। ओके। ये उस टाइप की दवा नहीं है कि आपने आज एक्ने हुआ तो 10 दिन दवा खा ली, फिर छोड़ दिया, फिर 2-3 महीने बाद एक्ने हुआ फिर खा ली। तो इसीलिए एक तो मॉडरेट टू सीवियर एक्ने में यूज होता है, और जहाँ फिर ये यूज करते हैं हम लोग प्लान करके उसको 6-7 मंथ्स का कोर्स देते हैं, ताकि जो एक हमारी एक्सपेक्टेड डोज है वो शरीर में चली जाए और लॉन्ग टर्म के लिए एक्ने सप्रेस हो जाए। ये SOS टाइप की ड्रग नहीं है, मतलब एक्ने हुआ खा लिया, इमरजेंसी नहीं है उस टाइप की नहीं। इसका कोर्स कंप्लीट करना होता है, तभी इसका कुछ फायदा असर दिखेगा। नहीं, फायदा खूब दिखता है, कुछ नहीं, बढ़िया फायदा दिखता है। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन है ये। आइसोट्रेटिनोइन इज लाइक गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एक्ने। बट इसके भाई अगर आप साइड इफेक्ट की लिस्ट पढ़ेंगे तो बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं। टेक्निकली प्रैक्टिकली अगर आप डॉक्टर के एडवाइस के अंदर लेते हो, इन्वेस्टिगेशंस के साथ लेते हो, ठीक है, सेफ। तो जैसे आपने बताया, तो उसको आसान भाषा में अगर समझाया जाए कि डॉक्टर से बात करो, जितनी ज़रूरत है उसका इतना इस्तेमाल, नहीं तो फिर वो किसी फ़ायदे का नहीं रहेगा, बैरियर्स बन जाएंगे, मतलब स्किन प्रोन हो जाएगी कि भाई ये तो लगाया जा रहा है, उस फिर इफेक्ट नहीं करेगा उतना ज़्यादा। मतलब इफेक्ट करे भी ना करे, अगर एक्ने आते रहते हैं तो जब भी मान लो 10 एक्ने भी आते हैं तो स्कार छोड़ेंगे। मान लो 10 एक्ने आए और 1 स्कार छोड़ा, ऐसे ही आपको टाइम टू टाइम आते ही रहेंगे। आप सोचो साल भर में कितनी स्कारिंग हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में स्कारिंग हो जाती है। तो और मेजर प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग के मतलब मेजर प्रॉब्लम सिर्फ वो जो बहुत पेनफुल पस वाले दाने होते हैं उनमें बहुत सिम्टम होते हैं, अदरवाइज तो लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो अगर आप सही ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो तो ये भी तो है कि आप एक तरह से अपने फेस पे स्लोली स्कारिंग डेवलप कर रहे हो ना, जो कि आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो जैसे आपने बताया कि अगर अच्छी डाइट होगी तो भी एक्ने थोड़े से कम आएंगे। बिल्कुल, है ना। डाइट का बहुत रोल है। डाइट का बहुत बढ़िया रोल है, बट द प्रॉब्लम इज कि वो स्ट्रिक्टली इतना फॉलो कर पाए बंदा। ओके, वो प्रॉब्लम है। डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।